तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जैसे पिछले लेक्चर में हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था, एसिड होते क्या है। अब नाउ उनकी हम प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लुक हियर, अब एसिड्स की हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो पहले हम टेस्ट की बात करें तो जितनी भी एसिड्स होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, शोर इन टेस्ट। फिर हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी टेस्ट की बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं। जो मिनरल एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको हम टेस्ट करने की कोशिश नहीं करते बिकॉज दे आर हाईली करोसिव इन नेचर। टेस्ट करने के चक्कर में हमारी बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, जल सकता है। तो लेकिन टेस्ट अगर मतलब एसिड जो भी होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद अगर हम इनके फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट, तो एसिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ सॉलिड के फॉर्म में। तो सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड या लिक्विड दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एसिड जो होते हैं वो आपको सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एसिड जो है वो फिर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड, बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जितने भी हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन बाकी एसिड की हम बात करें, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अगर हमारे पास जैसे कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब की हम बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस ढंग से स्वाद में खट्टे होंगे। और फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो कुछ एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में और कुछ जो है वो फिर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट, एसिड्स जो होते हैं वो इंडिकेटर के प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज करते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने कलर को चेंज करके हम ये बताते हैं कि गिवन जो हमारे पास कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो तीसरा प्रॉपर्टी चेंज इन कलर चेंज की प्रॉपर्टी होती है इसमें। जैसे अगर हम बात करें कलर चेंज की प्रॉपर्टी में, तो जैसे हमारे पास अगर एसिड की हम बात कर रहे हैं तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस, चेंज इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स से देखिए, जैसे हमारे पास लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर इंडिकेटर है। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और भी कुछ हम इंडिकेटर की बात करें, हमारे पास एक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर का होता है। और आप जब इसमें मिथाइल ऑरेंज को आप जब एसिड में डालेंगे तो इसकी जो कलर होती है वो चेंज हो जाती है और कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है। फिर एक इंडिकेटर हमारे पास और है फेनोप्थलीन कलरलेस होता है और एसिड में इसका कलर कुछ चेंज नहीं होगा, रिमेन कलरलेस, ये कलरलेस ही रहेगा, रिमेन कलरलेस। तो इससे ये पता चलेगा एसिड है, बेस में इसका कलर चेंज हो जाता है। फिर जैसे हम टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। एसिड में अगर टर्मरिक को डाला जाए तो इसके कलर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मतलब टर्मरिक के आप उसका सॉल्यूशन बना लीजिए, उसके पाउडर को डिसॉल्व कर लीजिए, येलोइश कलर का होता है, आप उसको फिर एसिड में डालेंगे तो इसके कलर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो उस केसेज में यहाँ पे क्या होता है कि ये येलो का येलो ही रहता है यहाँ पे एसिड के केस में, लेकिन बेस में डालेंगे तो चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो टर्मरिक रिमेन येलो,
तो ये हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ये कलर चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जितने भी हमारे पास जो एसिड हैं दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस दोनों को ही हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं, और आयंस में ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही हम इनको वाटर में डालते हैं, जैसे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वाटर में डालने पे H+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो गया, चार्ज पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो वी कैन सिंपली से दे आर गुड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन, या दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। और उसके बाद कोरोसिव इन नेचर, अगर एसिड आपके बॉडी के ऑर्गन पे गिर जाए तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, पूरे के पूरे जिस पोर्शन पे गिरेगा उसको ये बुरी तरह से जला सकता है, डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दिस इज कोरोसिव इन नेचर। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो भी एसिड्स होते हैं तो एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, एक्टिव मेटल्स के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी रिएक्शन विद मेटल। अब देखिए एसिड की रिएक्शन हम जब मेटल के साथ करवाते हैं, एक्टिव मेटल के साथ, तो ये क्या करते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मेटल क्या करता है कि जो एसिड के अंदर का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, यानी हम लिख सकते हैं मेटल प्लस एसिड, क्या बनाएंगे ये, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे आप देखिए हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और हम इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या बनेगा हमारे पास, MgCl2 एक्वस सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस फ्री होगी। वैसे ही अगर हमारे पास जैसे जिंक है, जिंक के ग्रैन्यूल्स को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम डाल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, अगेन दैट विल बी ZnCl2 एक्वस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस फ्री हुई। हम दूसरा एसिड लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो दैट इज FeSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन। यानी एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। एंड दिस इज द रीजन कि एसिड को स्टोर करने के लिए हम मेटल के कंटेनर यूज नहीं करते। आप किसी भी मेटल का कंटेनर लेंगे, उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, तो मेटल्स में क्या होगा, होल्स हो जाएंगे और आपका एसिड भी कंज्यूम हो गया, एसिड भी आपका बेकार हो गया। हाँ, कॉपर जैसे ये बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली आप देखिए, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसको रिप्लेस कर देगा। अगेन जिंक और हाइड्रोजन को कंपेयर करें, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसको रिप्लेस कर देगा। आयरन और हाइड्रोजन को रिप्लेस कंपेयर करें, आयरन भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। लेकिन अगर हम कॉपर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं तो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो वहाँ उस केस में रिएक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन फिर भी चूँकि हम मतलब और भी रीजन्स हो सकते हैं, या फिर जैसे कॉपर जो है वो आपको मतलब कॉस्टली मेटल है, तो जनरली हम एसिड को हम स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक या फिर ग्लास के कंटेनर यूज़ करते हैं, मेटल के कंटेनर हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर एक बात और भी, जैसे अगर ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाए तो नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ अगर ये रिएक्शन करवाई जाए, एसिड की नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ करवाएं तो रिएक्शन तो होगी लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। क्यों? नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगी ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, बीइंग एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन देगा, और उस ऑक्सीजन को लेकर के हाइड्रोजन जो है वो इमीडिएट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले
और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ करवाएं हम, तब ये रिएक्शन हो सकती है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फ्री हो सकती है मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ विद वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये रहा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। दूसरा देखिए रिएक्शन विद बेसिस, सेकेंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस। अब देखिए एसिड और बेस की जो रिएक्शंस होती है, एसिड और बेस की जो आपस की जो रिएक्शन होती है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एसिड प्लस बेस, और इसमें क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे देखिए अगर मैं एक एसिड लेता हूँ, मैं एसिड लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, और इनकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ, क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl प्लस NaCl बनेगा और क्या बनेगा, H2O। एसिड बेस क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारे पास एक जो कंपाउंड बनेगा दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। बट जरूरी नहीं है कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो तो जो कंपाउंड बने वो न्यूट्रल ही हो, डिपेंड करेगा कि जो एसिड और बेस हम ले रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। यहाँ पे दोनों ही हाई स्ट्रेंथ के हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों की रिएक्शन से हमारे पास दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बना, दैट इज सॉल्ट। बट जैसे मान लो अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम मतलब वीक बेस के साथ करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो फिर एसिडिक हो सकता है। हम एक वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा रहे हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो आपको बेसिक हो सकता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद फिर देखिए रिएक्शन विद, तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही केसेस में हमारे पास सेम कंपाउंड बनते हैं, दोनों ही केसेस में हमारे पास कंपाउंड सेम बनते हैं। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया HCl एक्वस, और इसकी रिएक्शन हम Na2CO3 के साथ करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, Na क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2NaCl, सॉल्ट बनेगा। फिर देखिए क्या हुआ, जो CO3 है CO2 में कन्वर्ट हो गया, बचा क्या हमारे पास, दो हाइड्रोजन ये और एक इसमें का ऑक्सीजन, दैट इज H2O। तो क्या बना, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाने पे भी सेम रिएक्शंस होगी। देखिए अब मान लो हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। अब देखिए सेम प्रोडक्ट NaCl CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पे वही सेम प्रोडक्ट बना, सोडियम क्लोराइड बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे एक बात और, कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर हम इसको, जैसे जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। आप इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। आप इसको छोड़ दीजिए तो जो थोड़ा सा जो लाइम है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर बिल्कुल मतलब क्लियर मतलब वाटर हो जाता है, दिस इज लाइम वाटर। तो अगर इस लाइम वाटर के ऊपर अगर CO2 गैस फ्लो की जाती है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि जो लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बट अगर आप उसके ऊपर एक्सेस में CO2 फ्लो करना शुरू रखें, मिल्की हो गया, आप उसके बाद भी CO2 उसके ऊपर फ्लो किए जा रहे हैं, देन वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि अब जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कलरलेस होता है, तो लाइम वाटर फिर से कलरलेस हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हम CO2 के साथ करवा रहे हैं, क्या बनेगा हमारे पास,
CaCO3, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O, और इस वजह से वाटर जो होता है वो आपका मिल्की हो जाता है। बट आप इसके ऊपर अभी भी CO2 फ्लो करना चालू रखिए। लुक हियर, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, एक्सेस में CO2 हम मूव कर रहे हैं। अब क्या बन जाएगा, नाउ दिस इज CaHCO3 होल ट्वाइस एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि कलरलेस होता है, प्लस H2O। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कलरलेस होगा। तो जो ये मिल्की हो गया था ये फिर वापस क्या हो गया, वापस H2O नहीं बनेगा ये वापस फिर कलरलेस हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब देखिए मेटल ऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तब क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा यहां पे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब ध्यान दीजिए, हमने इसके पहले देखा कि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ हो रही है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इट मीन्स व्हाट, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या है, ये बेसिक नेचर के हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कॉपर सल्फेट और वाटर, CuSO4 एक्वस प्लस H2O, सॉल्ट बन गया। इसी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाइए, अगेन देखिए कलर चेंज हो जाएगा, दिस इज ये बन जाएगा CuCl2 प्लस वाटर, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से चूंकि मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड के साथ हो रही है तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, एंड वी नो दैट कि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है वो आपको बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से आज हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।